आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अकबर का भूमि प्रबंधन। अकबर का भूमि प्रबंधन के बारे में आज हमें पढ़ना है। अकबर मुगलिया सल्तनत का तीसरा मुगल बादशाह था और उसने बहुत सारे जनता के हित में कार्य किए और जनता के लिए कार्य किए। अकबर का भूमि प्रबंधन उस युग की परिस्थितियों को देखते हुए काफी हद तक वैज्ञानिक था। इसमें किसानों से निश्चित कर लेने की व्यवस्था की गई थी, जिसके कारण कर्मचारी किसानों पर मनमानी नहीं कर सकते थे। अकबर ने सैनिक सुधारों की भांति ही भूमि सुधार भी गुजरात विजय के बाद ही प्रारंभ की। इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद शेर शाह के द्वारा स्थापित की गई भूमि व्यवस्था जो थी वो छिन्न भिन्न हो गई थी, और जब हुमायूं ने अपने खोए हुए भारतीय साम्राज्य को फिर से प्राप्त किया तब उसने अपने राज्य को अपने अमीरों और अफसरों में बांट दिया। राजकीय भूमि और जागीर भूमि को स्पष्ट रूप से एक दूसरे से अलग नहीं किया गया था। इसमें बड़ी गड़बड़ी फैली हुई थी। बैरम खां भी अपने शासनकाल में कोई भी भूमि संबंधी कोई महत्वपूर्ण फैसला नहीं कर सका था। उसके शासनकाल में केंद्रीय सरकार प्रतिवर्ष उपज तथा परगना में प्रचलित मूल्य के आधार पर सरकारी लगान निश्चित करती थी। हुमायूं की लगान व्यवस्था में भी कई दोष थे, जैसे कि प्रतिवर्ष उपज और अन्न के मूल्य के बदलते रहने से सरकारी लगान की दर भी बदलती रहती थी, और जब तक केंद्र से दर निश्चित होकर नहीं आ जाती थी तब तक लगान वसूली भी नहीं हो सकती थी। इसलिए लगान वसूली में विलंब होता था, जिससे सरकार और कृषक यानी किसान दोनों को परेशानी होती थी, क्योंकि किसानों को पता ही नहीं था कि कितना हमें लगान देना है और सरकार को पता ही नहीं था कि उसे कितना लगान वसूल करना है। उपज और मूल्य का पता लगाने में भी काफी धन खर्च होता था और यह मूल्यांकन जो था वो विश्वसनीय नहीं होता था। अकबर इन दोषों से अवगत था और उसके निराकरण के लिए वो एक संकल्पकृत व्यक्ति था। अकबर के मंत्रियों ने भूमि संबंधी सुधार आरंभ किए, परंतु गुजरात और बंगाल की विजय के बाद अकबर ने भूमि प्रबंधन की ओर स्वयं ध्यान दिया। जब अकबर ने जागीर प्रथा को समाप्त किया तो भूमि का पुनः प्रबंधन अनिवार्य हो गया, जिसमें कई बातें थी। जैसे भूमि की नाप, सबसे पहली जो उसने नाप कराई थी कि भूमि प्रबंधन में, वो थी भूमि की पैमाइश। भूमि की पैमाइश 1575 में अकबर ने अपने अधिकारियों को साम्राज्य की भूमि की नाप करने और अन्य प्रकार की सूचनाओं को एकत्रित करने का आदेश दिया। और उस समय भूमि की पैमाइश का जो काम था, ठीक है, वो एक रस्सी से तनी हुई रस्सी से इसको किया जाता था, ठीक है, और जिससे इसके फैसले और सिकुड़ने की संभावना रहती थी। अकबर ने रस्सी के स्थान पर बांस की छड़ी का प्रयोग कराना प्रारंभ किया, जो लोहे के छल्लों से जुड़ी होती थी और उसके फैलने और सिकुड़ने की संभावना नहीं रहती थी। दूसरी व्यवस्था की करोड़ियों की नियुक्ति। यह अकबर का दूसरा जो था वो महत्वपूर्ण सुधार था। मुगल सल्तनत में कुल मिला के 182 करोड़ी जो हैं वो नियुक्त किए गए थे। प्रत्येक करोड़ी के अधिकार क्षेत्र में 1 करोड़ रुपए की आय वाली भूमि रखी गई थी। करोड़ी को अपने अधिकार क्षेत्र की सीमा निश्चित करने, लगान के साधनों का लेखा रखने और प्रत्येक किसान से कितनी धनराशि मिली है इसका हिसाब रखने और प्रत्येक कृषक से या प्रत्येक प्रकार की फसल का लेखा रखने के निर्देश दिए गए।
प्रत्येक करोड़ी की सहायता के लिए, जो करोड़ी जो होता था, इसकी सहायता के लिए कारकून नामक अधिकारी की नियुक्ति की गई। कारकून हो गया, और इसके अलावा एक और था पोतदार या फिर कोषाध्यक्ष का की व्यवस्था की गई इस व्यवस्था के अंतर्गत। तीसरा जो महत्वपूर्ण भूमि प्रबंधन में कदम था वो था प्रांतों का गठन। प्रांतों का गठन 1580 तक केंद्रीय सरकार के कार्यालय की समस्त आवश्यक सूचनाएं एकत्र कर ली गई। इस समय लगभग राजा टोडरमल वित्त मंत्री थे और सुधार के कार्य को टोडरमल के सहयोगी ख्वाजा शाह मंसूरी ने पूरा किया। सुधार का पहला यह काम था कि सरकार अथवा जिलों को मिलाकर प्रांत बनाए गए और कुल 12 प्रांतों का निर्माण किया गया और प्रत्येक प्रांत में लगान के मामलों की देखभाल के लिए एक दीवान नियुक्त किया गया। और चौथा जो महत्वपूर्ण था वो था दहसाला व्यवस्था। दहसाला व्यवस्था दहसाला व्यवस्था जो थी वो अकबर की सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमि सुधारों में से एक व्यवस्था थी, जिसमें 10 वर्ष की दर पर भूमि कर एकत्र करना था। प्रत्येक सूबों में ऐसे परगनों को जिनकी उपज एक समान थी उनको मिलाकर एक क्षेत्र बनाया गया और उसकी लगान को निश्चित कर दी गई कि उपज के 1/3 भाग के लगान तय किया गया। लगान के नगद भुगतान की व्यवस्था के लिए 1580 ईस्वी के पहले के 10 वर्षों के मूल्य का औसत निकालकर लगान निश्चित कर दिया गया। इस प्रकार उपज और मूल्य के घटने बढ़ने का प्रभाव समाप्त हो गया और किसानों को एक निश्चित लगान के रूप में लेना प्रारंभ कर दिया गया। दहसाला बंदोबस्त से सरकार को यह लाभ हुआ कि सरकार तथा किसानों को दोनों को लाभ हुआ और यह व्यवस्था इतनी सरल थी कि इसे लागू करने में कर्मचारियों को भी कोई दिक्कत नहीं है और अब उन्हें केंद्रीय सरकार के आदेश की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती थी, क्योंकि लगान जो था वो निश्चित हो गया था, इसलिए वह फसल पकते ही लगान वसूलना प्रारंभ कर देते थे। और इस व्यवस्था से एक बहुत बड़ा लाभ यह हुआ कि खेतों के बो देने के बाद ही राजकीय अधिकारियों को यह पता लग जाता था कि इस वर्ष सरकार को लगान से कितना रुपया मिलेगा। दहसाला बंदोबस्त से किसानों को लाभ यह हुआ कि लगान निश्चित हो जाने के बाद खेत बोते ही किसानों को पता लग जाता था कि उन्हें कितना लगान देना है। इससे वह सरकारी कर्मचारियों की बेईमानी से बच जाते थे और इस व्यवस्था से किसानों को नुकसान भी हुआ, क्योंकि अब उपज मूल्य के घटने बढ़ने से लाभ हानि होती थी वह राज्य के स्थान पर किसानों को भोगनी पड़ती थी। फिर भी किसानों को पुरानी व्यवस्था की तुलना में नई व्यवस्था अधिक न्यायसंगत मालूम हुई, इसलिए वह संतुष्ट हो गए। जब सरकार ने किसानों से यह वादा किया कि यदि अकाल या दैवी प्रकोपों से फसल नष्ट हो जाएगी तो लगान में कमी कर दी जाएगी, जिससे किसानों को संतोष और अधिक बढ़ गया और सरकार और किसान दोनों ने ही दहसाला व्यवस्था का स्वागत किया और व्यवस्था या पूरी सल्तनत में लागू कर दी। इसके अलावा अकबर ने लगान के लिए भूमि को कई भागों में बांटा ताकि सही से कर का निर्धारण हो सके। जैसे जो भूमि का वर्गीकरण था उसमें सबसे पहली जमीन जो थी वो थी पोलज। पोलज जमीन वह होती थी जिस भूमि पर वर्ष में 2 बार फसल काटी जाती थी या फिर इस पर निरंतर खेती की जाती है, उसे पोलज कहते थे और यह खेती के मामलों में सबसे उत्तम प्रकार की भूमि होती थी। दूसरा थी परती। इसे उस समय पड़ौती भी कहते थे। परती जो थी यह भूमि कुछ दिनों तक खेती करने के बाद 1 वर्ष के लिए परती या खाली छोड़ दी जाती थी, जिससे यह अपनी खोई हुई उर्वरा शक्ति को फिर से प्राप्त कर ले, इसे परती कहते थे। तीसरी जो आती थी उसे कहते थे चाचर। चाचर जो थी यह परती से भी निम्न कोट की भूमि होती थी। इसमें उर्वरा शक्ति कम हो जाने के कारण इसे 3 से 4 वर्ष तक खाली छोड़ना पड़ता था, जिससे यह अपनी उत्पादक शक्ति दोबारा से हासिल कर सके। चौथी जो भूमि थी वो थी बंजर। यह सबसे निम्न कोट की प्रकार की जमीन हुआ करती थी। इस भूमि को 5 वर्ष या उससे अधिक समय के लिए खाली छोड़ना पड़ता था। पोलज परती भूमि को पुनः 3 श्रेणियों में विभक्त किया गया था।
इनको 3 श्रेणियों में दोबारा बांटा गया था, एक उच्च श्रेणी, एक मध्यम श्रेणी और एक निम्न श्रेणी। उपज का औसत जो है चाचर और बंजर भूमि की जो उपज की औसत निकालते समय सिंचाई व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया था, क्योंकि इसमें सिंचाई व्यवस्था की अधिक कीमत पड़ती थी। उपज और औसत निकालने के बाद औसत उपज का तीसरा भाग सरकारी लगान के रूप में निश्चित कर दिया गया, और यह लगान नगद और अनाज दोनों ही रूपों में दिया जा सकता था, लेकिन सरकार जो थी वो नगद रुपए देने के लिए प्रोत्साहित करती थी। अकबर के समय मालगुजारी की 3 व्यवस्थाएं थी। 3 व्यवस्थाएं थी मालगुजारी की, मालगुजारी यानी टैक्स जमा करने की, इसकी 3 व्यवस्थाएं थी। एक थी नस्क, एक थी गल्ला बटाई और एक थी जब्ती। ठीक है, तो गल्ला बटाई वो थी कि भारत की सबसे पुरानी व्यवस्था में से थी। इस गल्ला बटाई जो है, इस प्रथा के अनुसार फसल का कुछ भाग सरकार लेती थी और किसान इस प्रथा को स्वीकार करने या ना करने के लिए स्वतंत्र थे। मतलब कि फसल पक गई है तो कुछ हिस्सा उस फसल का सरकार ले लेती थी। ये भारत की सबसे पुरानी व्यवस्था थी और किसान इस प्रथा को स्वीकार करने के लिए स्वतंत्र थे कि इसे स्वीकार करें या ना स्वीकार करें। जो थी नस्क है, इस प्रथा में भूमि स्वामी और सरकार के बीच समझौता होता था। यह समझौता किसान और सरकार के बीच और जमींदारी प्रथा में सरकार और जमींदार के बीच होता था कि हाँ कि लगान का हिस्सा कितना रहेगा। जब्ती प्रणाली में जो थी, इस प्रथा में लगान का निश्चय फसल के आधार पर होता था, यानी कि जिस प्रकार की फसल खेत में बोई जाती थी उसके अनुसार लगान निश्चय होता था। सरकार इस प्रथा को अधिक पसंद करती थी क्योंकि इसमें नगद रुपया मिलता था और उपज के घटने बढ़ने का प्रभाव सरकारी कोष पर नहीं पड़ता था। अकबर के शासनकाल में ये तीनों मालगुजारी की प्रणालियां प्रचलित थी और किसान किसी भी प्रथा को अपना सकते थे। अकबर के इस भूमि सुधार का प्रभाव क्या पड़ा कि अकबर के शासन काल में किसानों के लिए नई व्यवस्था के तहत जो लगान निश्चित किया वह बहुत कम नहीं था, पर किसान नई व्यवस्था से संतुष्ट अधिक थे। इसका सबसे बड़ा कारण यह था कि इस व्यवस्था में पारदर्शिता अधिक थी। इस कारण सरकारी कर्मचारी की लूट कम हो गई और अकबर का भूमि प्रबंधन एक बेहतर व्यवस्था बन के सामने आया, जो अत्यंत सरल थी, जिसके कारण किसान को लगान को समझने में दिक्कत भी नहीं है और लगान निश्चित हो जाने से किसान और सरकार को दोनों ही चिंता से मुक्त हो गए। तो ये हमारा टॉपिक था अकबर का भूमि प्रबंधन।